हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 4.4 पर आरंभ करते हैं। चलिए सबसे पहले प्रश्न पर हम पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए और यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए एक नया शब्द आपको समझ में आया कि मूलों की प्रकृति। तो देखिए इसके लिए अब हम समझ लेते हैं कि मूलों की प्रकृति का क्या तात्पर्य है। तो देखिए अगर आपके पास कोई भी द्विघात समीकरण होगा और आपको मूल ज्ञात करने होंगे तो आपने श्रीधराचार्य सूत्र पढ़ा था। अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस तरीके की कोई भी द्विघात समीकरण है तो उसमें श्रीधराचार्य सूत्र अर्थात मूल निकालने का फॉर्मूला होता था एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। अब आप यहां पर ये देखिए कि बाकी सब तो ठीक है कि ए जीरो नहीं होगा क्योंकि द्विघात नहीं होगा, तो द्विघात होगा तो ए जीरो कभी हो ही नहीं सकता, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। बी चाहे कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac आ रहा है। आप खुद सोचिए कि क्या कभी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर नेगेटिव हो गया तो क्या अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं? तो आप बिल्कुल सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू तो कभी होनी ही नहीं चाहिए। आपने तो यही पढ़ा है। तो आप ये ध्यान रखो कि जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है यही मूलों की प्रकृति के बारे में आपको बताता है, क्योंकि जैसे जैसे इसकी वैल्यू कुछ अलग अलग होगी आपको मूलों की प्रकृति चेंज होती हुई मिलेगी क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर है। अब ये मूलों की प्रकृति के बारे में बताता है तो इसी को आप डी बोलते हैं, कैपिटल डी। इस कैपिटल डी को हिंदी में विवेचक बोलते हैं और अंग्रेजी में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अब इसका मतलब समझ लेते हैं। तो विवेचक को अगर आप समझेंगे तो विवेचक का मतलब होता है जो विवेचना करे, अर्थात जो एनालिसिस करे, जो आपको बताए कुछ किसी के बारे में। तो यहां पर ये जो डी है अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac यही तो आपको बताता है मूलों की प्रकृति के बारे में। तो अब हम उसको समझ लेते हैं। इसके लिए आपके पास कुछ केस बनते हैं। तो देखिए अब हम धीरे धीरे करके केस बनाते हैं। यदि डी का मान 0 से बड़ा हुआ तो आप बोलेंगे कि मूल आपके पास वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे। इसी तरीके से देखिए दूसरा केस बनेगा आपके पास। यदि डी का मान 0 आ जाए तो आप बोलेंगे मूल आपके पास वास्तविक तथा समान होंगे। और इसी तरीके से आपके पास तीसरा केस होता है। यदि डी का मान ऋणात्मक अर्थात 0 से छोटा आ जाए तो आप बोलेंगे कि मूल आपके पास काल्पनिक हो जाएंगे जिनको आप निकाल ही नहीं सकते। तो अब आप ये देखो कि क्यों ऐसा बोला गया है वास्तविक, वास्तविक और काल्पनिक। तो देखिए वास्तविक का मतलब है अगर अंडर रूट के अंदर या तो 0 या धनात्मक चिन्ह आएगा तब आप बोलेंगे वास्तविक, और ऋणात्मक आ गया तो आप हल ही नहीं कर सकते तो आप काल्पनिक बोल देंगे। अब बात आती है कि असमान और समान से कैसे आपने पता किया। तो देखिए अगर d का मान 0 नहीं होगा अर्थात अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो 0 नहीं हुई, मतलब ये कुछ ना कुछ तो आंसर देगा ये वाली वैल्यू। तो आप देखो यहां पर आपके पास प्लस माइनस भी लगा हुआ है, अर्थात एक बार प्लस लगाने पर अलग मान आएगा और एक बार माइनस लगाने पर अलग मान आएगा, इसलिए आप बोलते हैं असमान होंगे। अब बात करते हैं कि d यदि 0 हो जाए, अगर ये 0 हो गया तो ये पूरी वैल्यू 0 हो गई, अर्थात प्लस माइनस 0 बचा, मतलब कुछ भी नहीं बचा, तो बेसिकली एक ही मूल आया जो कि ये आपके पास बचा माइनस बी बटे 2a बच गया, तो एक ही मूल आया। ये आप बोल सकते हैं कि संख्या तो दो होगी मूलों की लेकिन मूल दोनों समान हो जाएंगे। तो यहां से आपने ये समझ लिया। अब हम प्रश्न पर सीधे बढ़ते हैं। तो देखिए पहले भाग में आपको जो समीकरण दिया हुआ है वो है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। अब आप देखिए कि आप सबसे पहले इसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से इसकी तुलना करें। तो देखो आप तुलना करने पर पाओगे कि ए का मान तो 2 है, बी का मान -3 है और सी का मान 5 है। तो अगर आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जिसको आप डी अर्थात विवेचक भी बोलते थे, अगर आप लिखना चाहें डी तो लिखें, नहीं तो आप केवल बी स्क्वायर माइनस 4ac को निकाल दें जल्दी से। तो देखो -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए का मान 2 और सी का मान 5। तो आप देखो ये तो आपके पास 9 आ गया, माइनस ये देखो 4 दूनी 8 का 5 से दोबारा गुणा करोगे तो 40 आ गया, अर्थात -31 आया। तो चूंकि आपने देखा जो डी है वो आपके पास 0 से छोटा आया है, इसका मतलब
आपके पास जो मूल आएंगे वो दोनों मूल आपके पास काल्पनिक हो जाएंगे, और अगर काल्पनिक मूल हैं तो आप उन्हें हल नहीं कर सकते। तो आपका ये बेसिकली आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम दूसरे भाग पर बढ़ते हैं। दूसरे भाग में जो आपको द्विघात समीकरण दिया हुआ है वो है 3x² माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। तो आप देखिए इसको भी आप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो आपके पास देखिए a अर्थात x² का गुणांक, तो आप देखो 3 आ गया। इसी तरीके से b मतलब x का गुणांक आप देख सकते हो माइनस 4 अंडर रूट 3 आ गया, और c अर्थात अचर पद 4 आपके पास आ जाएगा। अब आप d निकालेंगे अर्थात विवेचक निकालेंगे, और विवेचक का फॉर्मूला होता था b² माइनस 4ac। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा b² अर्थात माइनस 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा a गुणा c। तो देखो c का मान 4 है आपके पास। जब आप इसको हल करोगे तो 4 का स्क्वायर 16 गुणा अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर 3, तो ये 48 आ गया, माइनस देखो ये भी आपके पास 48 हो रहा है गुणा करके, तो ये 0 आ गया। और आप देखिए आपने सीखा था कि जब भी d बराबर 0 होगा आपके पास, अर्थात दूसरा केस था मूल आपके पास वास्तविक तथा समान हो जाएंगे। तो देखिए अगर मूलों की प्रकृति के बारे में कोई बात करता है तो मूलों की प्रकृति आपके पास वास्तविक हो जाएगी, और यहां पर आपको यह भी समझ में आएगा कि समान मूल है। अब आपको बोला गया था कि यदि मूल वास्तविक या समान या कुछ भी है मतलब वास्तविक हैं, तो आपको उन मूलों को ज्ञात भी करना है। आप देख भी सकते हैं आपको प्रश्न में बोला गया था यदि अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अगर आपको अब ज्ञात करना है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, सीधेराचार्य फॉर्मूला x बराबर माइनस बी। तो देखिए माइनस 4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac। तो देखो ये तो 0 आया है, बटे 2a का मान आप देख सकते हैं 3 है। तो आपके पास देखिए x बराबर ये 4 अंडर रूट 3, अब ये प्लस माइनस 0 का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, बटे 6 बचा। तो यहां से आपके पास 2 अंडर रूट 3 बटे 3 आ गया। तो आप देख सकते हो आपके पास भले ही एक मूल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि मूल समान है। अगर आपसे कोई दूसरा मूल भी पूछेगा तो आप बोलेंगे कि वह मूल भी आपके पास 2 अंडर रूट 3 बटे 3 ही आएगा। तो यहां से आप ये भी समझ गए कि समान क्यों आते हैं। चलिए अब हम अगले भाग पर बढ़ते हैं, जो आपको तृतीय द्विघात समीकरण दिया हुआ है। इस तीसरे द्विघात समीकरण में आपको दिया हुआ है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो देखिए आप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो अगर आप तुलना करोगे तो आपको पता लगेगा a अर्थात x² का गुणांक तो वो 2 आ जाएगा, b आपके पास माइनस 6 आ जाएगा, और देखिए अचर पद 3 आपका c के बराबर हो जाएगा। अब आप देखिए विवेचक निकालेंगे अर्थात d निकालेंगे, जो कि फॉर्मूले से b² माइनस 4ac के बराबर होता था। तो आप देखो b² अर्थात माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 2 गुणा 3 आ गया, क्योंकि आपने 4ac कर दिया। तो देखिए ये 36 हो जाएगा आपके पास 6 का स्क्वायर माइनस, अब देखिए 4 गुणा 2 8, और 8 का गुणा अगर 3 से करेंगे तो 24 आ गया, अर्थात 12 आ गया। इसका मतलब आपने देखा कि d तो यहाँ पर 0 से बड़ा है अर्थात धनात्मक है, इसलिए आपके पास जो मूल आएंगे d जब 0 से बड़ा होता था तब भी आपने सीखा था कि जो मूल होंगे वो आपके पास वास्तविक होंगे और असमान आएंगे। तो इस तरीके से अगर आपको मूलों की प्रकृति निकालनी थी तो मूलों की प्रकृति आपके पास वास्तविक हो जाएगी। अब बात होती है कि अगर वास्तविक है तो आप मूल निकाल सकते हैं। तो अभी आप फॉर्मूला लगाकर मान निकालेंगे उनका, अर्थात मूल निकालेंगे। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac बटे 2a। तो आप देखिए x बराबर माइनस b का मान आप देखिए माइनस 6 है, तो आपने माइनस 6 लिख दिया यहाँ पर, प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अर्थात 12 लिख दिया आपने, बटे 2a अर्थात 2 गुणा 2 कर दिया। तो x बराबर अब देखो माइनस और माइनस 6 ये मिलकर प्लस 6 हो गया, प्लस माइनस। अगर आप 12 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपको ऐसा नहीं है कि दशमलव में निकालना है, आपको कुछ हद तक इसको थोड़ा सरल करना है। तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 3 के बराबर, बटे ये आपके पास 4 आ गया। तो आप देखो आप 2 को कॉमन भी ले सकते हैं अंश से, तो आपके पास आ जाएगा 2 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 4।
तो देखो आप इसको कैंसिल कर दोगे, 2 आ गया। तो इस तरीके से आपके पास जो मूल आएगा x बराबर आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3/4। एक मूल तो आपके पास ये आ जाएगा क्योंकि आपने धनात्मक चिन्ह ले लिया, और एक मूल आपके पास आ जाएगा 3 माइनस अंडर रूट 3/4। तो इस तरीके से आपके दोनों मूल भी आ गए हैं। एक बार आप प्लस चिन्ह लगाकर लिख देंगे और एक बार आप माइनस चिन्ह लगाकर लिख देंगे। अब हम प्रश्न संख्या 2 की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो जाएं। तो देखिए, आपने द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति में सीखा था कि यदि आपके पास d बराबर 0 आएगा तो मूल वास्तविक होते थे तथा मूल आपके पास समान होते थे। इसका मतलब मूल समान है, मतलब आप बोलेंगे कि मूल बराबर हैं आपके पास। तो बेसिकली आपको क्या करना है कि जो भी प्रश्न होगा उसका d मतलब विवेचक, जिसको फॉर्मूले में अगर आप देखोगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर होता था, उसको आपको 0 के बराबर कर देना है। तो आप देखो, पहला भाग आपको दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। तो देखिए, सबसे पहले आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो देखिए, तुलना करने पर आप पाएंगे कि a का मान तो आपके पास 2 आ गया, b अर्थात देखिए x का गुणांक है जो कि k के बराबर हो गया, और c आपके पास 3 आ जाएगा क्योंकि अचर पद आपको देखना था। अब आप देखो कि आपको तो d बराबर 0 करना है, तो d बराबर आप 0 करेंगे और d का फॉर्मूला आपके पास होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। d को हिंदी में विवेचक बोलते हैं, ध्यान रखें इसको। तो b स्क्वायर माइनस 4ac को आप 0 के बराबर कर दोगे। तो आप देखिए, b का मान आप लगाओगे तो ये k स्क्वायर माइनस 4 गुणा a गुणा c बराबर 0 आ गया। तो देखिए k स्क्वायर माइनस, अब देखो 4 गुणा 2 8 गुणा 3 24 आ गया, बराबर 0 आ गया। तो आप देखिए k स्क्वायर आपके पास 24 आ गया। अब आपको तो k का मान निकालना है, तो इस तरीके से k का मान आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 24। अगर आप अंडर रूट 24 को थोड़ा सा सरल करें, ध्यान रखें दशमलव में नहीं करना होता है, बस आपको इसको थोड़ा सरल करना है, अर्थात जो भी परफेक्ट स्क्वायर के गुणनफल आ रहे हो उसमें उनको बाहर ले लेंगे। तो आपके पास यहां से k बराबर प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा। तो इस तरीके से k का मान यदि आप प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 में से कुछ भी रख दें तो आपके पास इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर हो जाएंगे। अब देखिए, अब हम अगले भाग पर बढ़ते हैं, भाग संख्या 2 पर। तो देखिए, भाग संख्या 2 में भी आपको एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है और आपको वही k का मान बताना है ताकि इसके दोनों मूल बराबर हो जाएं, अर्थात समान हो जाएं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप इसको थोड़ा सरल कर लें, तो ये kx स्क्वायर आपने गुणा करना है, और इसी तरीके से kx का आप -2 में गुणा करोगे तो -2kx आ गया प्लस 6 बराबर 0। अब यदि आपके पास ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 वाली फॉर्म में आ जाती है तो आप उससे तुलना करते हैं। तो इस तरीके से आप इस व्यापक समीकरण से दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना करेंगे। तो देखिए, a मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर k है। b मतलब आपके पास देखिए x का गुणांक है, तो आप देखो यहाँ पर x का गुणांक -2k है, और c अर्थात अचर पद, तो वो आपके पास 6 आ गया है। अब आप यहाँ पर देखिए d बराबर 0 कर देंगे क्योंकि आपको दोनों मूल बराबर चाहिए, तो मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac को आप 0 के बराबर कर देंगे। तो आप देखिए b स्क्वायर अर्थात 4k स्क्वायर आ गया माइनस 4a मतलब k, c मतलब 6 बराबर 0 आ गया। तो आप देखिए आपके पास आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k बराबर 0। आप 4k को कॉमन ले सकते हो, तो k माइनस 6 बराबर 0 आपके पास आ जाएगा यहाँ से। तो अभी आप ये देखिए कि आपके पास ये हो जाएगा k गुणा k माइनस 6 बराबर 0, क्योंकि अगर दो नंबर गुणा में 0 के बराबर है इसका मतलब वो खुद 0 के बराबर होंगे या तो देखिए 4 तो कभी 0 के बराबर हो नहीं सकता, मतलब यही आपके पास केस बचे हैं। होना नहीं होना अलग बात है, लेकिन आप 4 तो आपको पता है कि 4 0 के बराबर नहीं होता। तो यहां से देखो आपके पास एक बार आ जाएगा k बराबर 0 और एक बार आ जाएगा k माइनस 6 बराबर 0। और यहां से आप देखिए कि एक तो k बराबर 0 आया,
ये तो आपको डायरेक्ट आ गया, और यहां से देखिए k बराबर 6 आ गया। लेकिन अभी आप ये देखिए कि क्या k बराबर 0 और k बराबर 6 क्या संतुष्ट करते हैं? तो अगर आप k बराबर 0 लगाते, अगर आप इसमें k बराबर 0 लगाते तो आपके पास ये समीकरण बन जाता +6 बराबर 0। तो देखो ये तो कभी संभव ही नहीं हो सकता। दूसरा, एक तो आप ये पॉइंट बोल सकते हैं कि कभी संभव ही नहीं है। दूसरा, आप ये देख सकते हैं यदि k आपने 0 किया अर्थात आपके पास एक्स स्क्वायर का गुणांक ही 0 हो गया। और आपने सबसे पहले तो यही सीखा था कि यदि कोई भी द्विघात समीकरण है मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो इसलिए k बराबर 0 आपके पास असंभव हो जाएगा। तो k बराबर 0 जो आपने निकाला है वो बिल्कुल ही गलत है, अर्थात आपका ये आंसर तो नहीं होगा। अब आप देखिए k बराबर 6 लगाने पर, तो अगर आप k बराबर 6 लगाएंगे तो आपके पास समीकरण बन जाएगा 6x² माइनस 12x प्लस 6 बराबर 0। तो हाँ, अब ये आपके पास देखिए द्विघात समीकरण दिखाई दे रहा है। तो अभी k बराबर 6 आपके पास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 3 पर बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। आगे आपको लिखा हुआ है कि यदि ऐसा संभव है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए संभव होना या नहीं होना ये तो आपको प्रश्न के बीच में आप बता पाएंगे, आपको हम वहां पर समझाएंगे। तो बेसिकली आप अभी तो इस प्रश्न को ऐसे हल कीजिए कि आपको एक प्रश्न दिया हुआ है लंबाई या चौड़ाई निकालने के लिए। तो देखिए आप सबसे पहले चौड़ाई मान लीजिएगा, क्योंकि आपके पास लंबाई जो है वो चौड़ाई के संबंध में कोई दी हुई है। तो आपने चौड़ाई मान ली x मीटर। अब मीटर आपने इसलिए माना क्योंकि देखिए यहां पर जो मात्रक दिया गया वो मीटर स्क्वायर है, अर्थात आप लंबाई का मात्रक हर जगह मीटर ही मानिए ताकि गणना करने में आसानी हो। अब आप देखिए आपको लंबाई भी माननी पड़ेगी, तो लंबाई तो आपको बोला गया है चौड़ाई से दोगुनी है, तो इसलिए लंबाई जो हो जाएगी बगिया की वो आपके पास x का दोगुना अर्थात 2x मीटर हो जाएगी। तो अभी आप ये देखो कि आपको बोला गया है कि क्या कि उसका क्षेत्रफल आपके पास 800 मीटर स्क्वायर है, और आप जानते हो कि किसी भी बाग का क्षेत्रफल, बाग मतलब कोई भी आयताकार बाग ही होगा, तभी तो लंबाई और चौड़ाई की बात की जा रही है। तो यहां पर क्षेत्रफल हमेशा लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर होता है। तो आप देखिए अगर आप निकालेंगे तो क्षेत्रफल आपको प्रश्न में दिया है 800। अब लंबाई आप देखिए आपने तो 2x लिखी है और चौड़ाई आपने x मानी थी, तो यहां से आप देखिए आपके पास आ गया 800 बराबर 2x स्क्वायर। तो देखिए 2 से आपने 800 कैंसिल किया तो ये 400 बार हो जाएगा। तो यहां से आपको x स्क्वायर का मान 400 मिल गया, अर्थात आपके पास देखिए x का मान आ जाएगा प्लस माइनस √400। तो आपके पास देखिए x का मान एक बार +20 आ जाएगा और एक बार x का मान -20 आ जाएगा। लेकिन आप देखिए आपने जो x माना है वो तो चौड़ाई मानी है, और आप जानते हैं कि चौड़ाई एक लंबाई होती है बेसिकली जो दूरी में नापी जाती है, तो कभी भी चौड़ाई ऋणात्मक तो नहीं हो सकती, अर्थात जो x का मान -20 आया है वो तो असंभव है, अर्थात आप गणना में नहीं लेंगे। इसका मतलब x बराबर +20 यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपने x का मान तो निकाल दिया, अब आपको तो लंबाई तथा चौड़ाई दोनों ज्ञात करनी थी। तो देखिए चौड़ाई तो आपके पास 20 मीटर आ गई और जो लंबाई होगी वो 2 गुणा 20 अर्थात 40 मीटर आ जाएगी। अब यहां पर ये आपने प्रश्न तो हल कर दिया बेसिकली। अब यहां पर हमने आपको बोला था कि क्या बनाना संभव है, ये आपको हम बीच में बताएंगे। अब आप यहां पर ये देखिए कि जब आप इसको हल कर रहे हैं तो ये आपके पास देखिए द्विघात समीकरण बना है, क्योंकि 2x² बराबर 800 लिखा है। तो यहां पर तो आप x के मान निकाल पाए वास्तविक, इसलिए आप बोल सकते हैं कि संभव है। यदि कोई द्विघात समीकरण बना और आप देख रहे हैं वहां पर उसके मूल काल्पनिक आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे कि ऐसा संभव नहीं हो सकता है। तो इसमें आपने देखा कि x का मान देखिए +20 आ गया है, मतलब वास्तविक आया है। तो आप यहां पर बोल सकते हैं कि यहां पर ऐसा बाग बनाना बिल्कुल संभव हो जाएगा। चलिए अब हम अगले भाग पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 में आपको बोला गया है कि क्या निम्न स्थिति संभव है
यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। और आप देखिए, आपको प्रश्न में आगे बोला गया है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु जो वर्षों में है उनका गुणनफल 48 था। तो देखिए, स्थिति संभव है या नहीं ये आपको बाद में देखना है, जब भी आपके पास द्विघात समीकरण बन जाए। तो आप तो इस प्रश्न को पहले बिल्कुल सही मान के हल करिए। तो माना मित्रों की आयु, आपने मित्रों की आयु x तथा y मान ली। अब मात्रक क्या होना चाहिए उनका, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप वर्ष ही मानिए, क्योंकि आपको देखो वर्ष ही वर्ष कहीं ना कहीं दिया हुआ है। तो आपने मित्रों की आयु मान ली वर्ष में x और y। तो आप देखो, पहली कंडीशन आपको यहां पर दी हुई है कि दोनों का योगफल x प्लस वाई मतलब 20 हो जाएगा। इसको आप पहला समीकरण मान लीजिएगा। और आप देखिए दूसरा समीकरण में आपको दिया हुआ है कि 4 वर्ष पूर्व, तो देखिए 4 वर्ष पूर्व x वाले की आयु x माइनस 4 हो जाएगी, और जिसकी आयु अभी y है 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु y माइनस 4 हो जाएगी, और उनका गुणनफल 48 था। तो इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा। अब यहां पर आप देख रहे हो समीकरण संख्या 1 में x और y है, 2 में भी x और y यूज हो रहे हैं। तो आप समीकरण संख्या 1 से या तो x या y का मान निकाल लीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा आपने x का मान निकाला, x आपके पास आ गया 20 माइनस वाई। अब आप इस x का यूज समीकरण 2 में करेंगे, तो आप x की जगह 20 माइनस वाई रख दो। तो देखिए x की जगह 20 माइनस वाई रखा, -4 गुणा y माइनस 4 बराबर 48 हो गया। तो अभी आप ये देखो 20 माइनस 4 है यहाँ पर, अर्थात 16 माइनस वाई, ये आपके पास हो गया y माइनस 4 बराबर 48। देखिए फिर आपके पास हो जाएगा, जब आप गुणा करोगे तो 16y माइनस 64 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y बराबर 48। अब आप वाई स्क्वायर वाले पद एक तरफ ले लो, y वाले भी पद ले लो और अचर पद भी ले लो। तो अगर आप वाई स्क्वायर को पक्षांतर कर दो दाईं तरफ तो वाई स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से आप सभी पदों को पक्षांतर कर दीजिएगा दाईं तरफ, तो आपके पास आ जाएगा -16y माइनस 4y प्लस 64, और देखिए प्लस 48 तो पहले से ही है दाईं तरफ, बराबर 0 आ गया। फिर आप देखिए कि जब आप इसको थोड़ा सरल करोगे तो वाई स्क्वायर माइनस 20y हो जाएगा, क्योंकि -16y और -4y। अब यहां पर देखो 64 और 48, ये आपके पास 112 हो जाएगा। तो अभी आपको ये देखना है कि देखो ये आपके पास जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण आ गया है। अब आप यहाँ पर ये देखिए कि हमने आपको बताया था कि जो संभव है या नहीं ये तो आप द्विघात समीकरण जब आएगा तभी बता सकते हैं। तो आप इसका विवेचक निकाल के देख लीजिएगा, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए b होता है y का गुणांक, तो -20 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a अर्थात वाई स्क्वायर का गुणांक, तो एक आ गया, और c अर्थात अचर पद मतलब 112 आ गया। तो देखो ये 20 का स्क्वायर 400 आ गया, माइनस 4 गुणा 112 करेंगे तो 448 आ जाएगा। तो ये माइनस का 48 आ गया। तो d अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac आपने देखा वो -48 आया। तो आपने देखा कि चूंकि d नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब y का मान वास्तविक नहीं निकाल पाएंगे आप। तो आपने लिख दिया y का मान वास्तविक नहीं होगा। अब चूंकि y का मान वास्तविक नहीं होगा तो आप बोल सकते हैं x का मान वास्तविक भी नहीं होगा, अर्थात अब आप बोल सकते हैं कि यह जो प्रश्न आपको दिया हुआ है यह ऐसा संभव कभी हो ही नहीं सकता। तो इस तरीके से आप यहां पर लिख भी दीजिएगा, उपरोक्त स्थिति या उपरोक्त प्रश्न संभव नहीं होगा। तो अब हम प्रश्नावली 4.4 के सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 5 को हल करते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है। आगे आपको दिया हुआ है कि यदि है तो उसकी लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर आप पहले कथन से देखेंगे तो आपको यहाँ पर यह नहीं बताया गया है कि पार्क कैसा है, आयताकार पार्क है या वर्गाकार पार्क है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है। लेकिन अगर आप बाद में देखेंगे तो आपको लंबाई तथा चौड़ाई के बारे में बताया गया है। तो आप यहां से समझ सकते हो कि पार्क जो बात की जा रही है पार्क के बारे में, वो पार्क आपके पास कुछ आयताकार तरीके का है, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई तो तभी आपके पास आएगी। तो देखिए यहां से आप
हो सकता है कि पार्क वर्गाकार भी हो, क्योंकि वर्ग में भी लंबाई और चौड़ाई तो होती ही है, लेकिन आप तो अलग अलग मान के चलेंगे। अगर वर्गाकार आया तो आपके पास दोनों बराबर आ जाएंगे। तो देखिए, आप लंबाई को x मान लीजिएगा, और बात आती है कि मात्रक क्या होना चाहिए, तो आप देखो दूरी का मात्रक हर जगह मीटर में दिया हुआ है, तो आप मीटर मान लें। इसी तरीके से आप चौड़ाई को भी y मान लें और मात्रक आप मीटर ही मान लीजिएगा। तो आप देखिए, आपने लंबाई और चौड़ाई तो मान ली, जो कि x और y आपने क्रम से मान ली है। अब आपको बोला गया है कि परिमाप 80 मीटर है। आप जानते हो कि आयत का परिमाप आपके पास होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो आप यहां पर देखिए लंबाई और चौड़ाई लगा देंगे। तो देखो, ये प्रश्न में तो आपको 80 मीटर दिया हुआ है परिमाप, मतलब 80 बराबर 2। लंबाई आपने x मानी है और चौड़ाई आपने y मान ली। तो यहां से देखो x प्लस वाई, क्योंकि आप 2 से 80 को कट कर दोगे 40 बार, तो x प्लस वाई बराबर 40 आपके पास आ गया। इसको आप समीकरण संख्या 1 मान लीजिएगा। फिर देखिए, आप गौर से पढ़ेंगे, इसके अगले कथन में आपको दिया हुआ है क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है, और क्षेत्रफल तो देखिए आप जानते हैं कि वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो आपने लंबाई गुणा चौड़ाई लिख दिया यहाँ पर। तो देखो, प्रश्न में तो आपको क्षेत्रफल बता दिया गया 400 है, और आप अगर अपनी तरफ से निकालोगे तो वो आपके पास x गुणा वाई अर्थात एक्स वाई आ जाएगा। तो इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा। फिर आप देखिए समीकरण 1 और 2, अर्थात यहाँ पर आपके पास 2 समीकरण आ चुके हैं और 2 ही आपके पास चर हैं, एक है x और एक चर है आपके पास y। तो अब आप यदि समीकरण 1 से x या y का मान निकाल के 2 में रख दें, या आप समीकरण 2 से x या y का मान निकाल के 1 में रख दें, तो देखिए यहां पर मैं समीकरण 2 से मान लीजिएगा x का मान निकाल लेते हैं 400 बटे y, इसको आप समीकरण 3 मान लीजिएगा। तो अभी आप समीकरण 1 व 3 से देखें, तो आप समीकरण 1 में जहां जहां आपको x दिखाई दे वहां वहां आप 400 बटे y रख देंगे। तो देखिए ये x आया, मतलब 400 बटे y प्लस y बराबर 40 आ जाएगा आपके पास। तो आप यहां से देखो, जब आप लासापा लोगे तो वो तो y आ जाएगा, ये 400 आ गया प्लस वाई स्क्वायर बराबर 40 आ गया। अब देखो आप तिरछा गुणा कर दोगे तो 400 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 40 आ जाएगा गुणा वाई। तो आप देखिए यहाँ पर आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि आपने इसको पक्षांतर कर दिया बाईं तरफ। तो आप यदि इसके मूल निकालेंगे तो देखिए, आपने द्विघात सूत्र पढ़ा था x बराबर, सॉरी यहाँ पर तो y है, तो आप y का मान बेसिकली निकालेंगे। वो पढ़ा था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो देखिए, अगर आप इसको ए बी सी के मान निकालेंगे तुलना करके, तो देखिए माइनस बी का मान आप देखिए माइनस 40 है, तो आपने माइनस 40 लिख दिया प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए बी का मान माइनस 40 मतलब स्क्वायर, तो 1600 आ जाएगा, माइनस 4 गुणा ए गुणा 400 आ गया, क्योंकि सी का मान आपके पास 400 है, बटे 2a अर्थात 2 गुणा ए मतलब वाई स्क्वायर का गुणांक, तो ये 1 आ गया। तो यहां से आप पा रहे हैं कि आपके पास y बराबर, देखिए ये तो आपके पास माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट में देखो 1600 माइनस, अब ये देखो 4 का गुणा 1 से किया तो 4 आया, और फिर 400 से कर दिया 4 का गुणा तो 1600 ही आएगा, बटे 2 आ गया। तो देखो 1600 से ये 1600 आपने कैंसिल भी कर दिया, तो आपके पास y आ जाएगा 40 प्लस माइनस 0 बटे 2। अब देखिए जीरो का कोई फर्क तो नहीं है, लेकिन अभी हमने लिख ही दिया है केवल समझाने के लिए, तो यहाँ से y बराबर 40 बटे 2 आ जाएगा, तो यहाँ से 20 आया, अर्थात y का केवल एक ही मान आया, y बराबर 20। अब आप देखो, चूंकि y बराबर 20 केवल एक मान आपके पास आया है, तो आप समीकरण 1 2 3 कोई भी एक समीकरण पकड़ लीजिएगा। जैसे आप मान लीजिएगा समीकरण 3 को ले लेते हैं, तो समीकरण 3 से आपका x बराबर 400 बटे y आया था, तो x बराबर 400 बटे y, तो देखिए x बराबर 400 बटे 20 आप कर देंगे, तो यहां से यदि आप इसको हल करेंगे तो 400 बटे 20 भी आपके पास 20 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने x और y के मान ज्ञात कर लिए हैं, अर्थात आपके पास जो लंबाई होगी वो भी 20 मीटर हो जाएगी और जो चौड़ाई होगी वो भी 20 मीटर हो जाएगी। अब यहां पर बात आती है कि अभी तक हमने ये बात डिस्कस नहीं करी कि क्या ऐसा संभव था
क्योंकि आपको बोला भी गया था कि क्या ऐसा संभव है। तो आप देखिए, अगर आप आंसर ही निकाल पा रहे हैं तो आप तो सीधे ही बोल सकते हैं संभव है। दूसरा, हमने आपको ये बताया था कि यदि आपके पास कोई एक द्विघात समीकरण बने, जैसे आप देखिए यहाँ पर आपके पास एक द्विघात समीकरण आई थी और आपने देखा उस द्विघात समीकरण के मूल आपके पास वास्तविक आए हैं, क्योंकि अंडर रूट के अंदर जीरो या धनात्मक चिन्ह बनता है, तब आप बोलते हैं वास्तविक आना है। तो अगर आपके पास मूल वास्तविक आते हैं तो आप बिल्कुल बोलेंगे कि आपके पास जो दी गई स्थिति है वो बिल्कुल संभव हो जाएगी।